सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और ये सुबह की 7 बजे जो सीरीज हमारी आ रही है उसी का अब चैप्टर वाइज होगा। और मैंने पहले इतिहास का चैप्टर उठाया है पाषाण काल, और ये क्लास हमारी रैपिड फायर के नाम से जानी जाएगी, तो इसे आप देखना ना भूलें। और ये आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे मैं बात बताऊं, अगर एग्ज़ामों की, तो आप एसएससी का यदि एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, मैं उन्हीं को ध्यान में रखकर ये रैपिड फायर लेके आ रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इसे ध्यान मिस मत करिएगा। और मैंने अभी बताया कि ये एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा पुलिस री एग्ज़ाम यूपीपी, और इसके अलावा यूपीएसआई, एएसआई, और जहाँ जहाँ पर जीएस पूछी जाएगी बच्चों, ये उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है और भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ पर? एमपी में स्थित है भीमबेटका गुफाएं, बात याद रखिए। और ये कब की हैं? पूरा पाषाण काल वाली गुफाएं हैं। तो भीमबेटका गुफाओं का निर्माण पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ? तो भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल और एमपी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था। तो किस काल में? तो हमारे इतिहास का जो प्राचीन इतिहास में नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था। ओके, अगला क्वेश्चन, पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान, किसके? खुर के निशान, हूफ ऑफ मार्क के रूप में मवेशी मतलब पशुओं के पालन की पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? अर्थात हमें ये कैसे पता चलता है कि पशुपालन के सच में? तो ये एक जगह पड़ती, महगढ़ा पड़ता है, वहाँ से इसकी जानकारी हमें मिलती। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा जब शुरुआत में मनुष्य ने औजारों का उपयोग किया तो माइक्रोलिथ्स थे। तो माइक्रो जो लिफ्ट से ये पत्थर के औजार थे। क्या थे? पत्थर के औजार थे। और जैसे ही तांबे खोज किया तो तांबे के औजार बनने लगे, इसके बाद लोहे के औजार बनने लगे। ओके, भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर होता बेटा, स्थित है हुनास सागी में। कहाँ पर? हुना सागी में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेल्ट एक नवपाषाणिक कालीन क्या है? ये एक उपकरण है। क्या बेटा? एक उपकरण है। कौन? सेल्ट एक क्या है? तो आप बताएंगे एक उपकरण। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में के पहले युग को क्या कहा जाता? उसे प्रागैतिहासिक काल के पहले काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल गर्त मतलब गड्ढे वाले घर कहाँ मिले हैं? कौन वाले बेटा? जो गड्ढे वाले जो घर थे, गड्ढे वाले जो घर थे वो कहाँ मिले हैं? तो बुर्ज होम कहाँ पड़ता था? जम्मू कश्मीर में पड़ता बेटा, जम्मू कश्मीर में पड़ता था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की एक बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में पड़ती? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान का इसकी बस्ती है, और ये पाकिस्तान का राज्य कहें या प्रांत कहें तो बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ पर मेहरानगढ़ पड़ता है। ओके, अगला देखते हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में है और किलों से घिरी हुई बस्ती थी। ओके, ये कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक कुल्डी हवा बेलन नदी घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पर? बेलन नदी घाटी कुल्डी हवा उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहाँ पाए गए?
तो हथनोरा में। कहाँ पा गई थी बेटा? हथनोरा में पा गई थी। कहाँ पे? हथनोरा में। आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आते हैं बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से 5 जंगली कुत्ते और 5 जंगली कुत्ते के अवशेष और 12 सिंह बुर्जहोम से मिले। अगला, जोरवे कल्चर एक चल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था। क्या था? स्थल था। जो वर्तमान में कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आप बताएंगे कि जोरवे कल्चर एक चल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ओके। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर के पास। ओके। अब अगर हमारा चैप्टर अगला शुरू होता है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। तो ये है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कि सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में एक बंदरगाह था, लोथल। और लोथल बेटा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका गुजरात में। गुजरात में। और ये किस नदी किनारे? तो आप बताएंगे भोगवा नदी किनारे। किसके? भोगवा नदी के किनारे पड़ता है और यहीं पर ये बंदरगाह था। ओके। अगला क्वेश्चन, 1948 में अर्नेस्ट माइके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहरों में लोथल में जल निकासी की व्यवस्था की नालियों की से। तो किस ईंटी से? तो बेटा पक्की ईंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पक्की ईंट। तो 1900 अर्नेस्ट माइके एक भूगोलवेत्ता थे पुरातात्विक विभाग के। तो उन्होंने हड़प्पा शहर के लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों में पकी हुई ईंटों को बनाने की बात की थी। यहाँ पर इसके साथ मिले। ओके। अगला देखते हैं आगे। ये सब एग्ज़ाम में बेटा पूछे गए क्वेश्चन है और खासकर ये जितने भी केंद्र के एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल के कहें राज्य के, तो हर जगह ये रैपिड फायर होगी हमारी क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल में द ग्रेट बाथ था। द ग्रेट मतलब बड़ा स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे बेटा सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से। जिसे मृतकों का टीला या सिंध का बागान कहा जाता है। मृतकों का टीला, सिंध का बागान, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो आप बताएंगे सुरतगही। सुरतगही कहाँ पर स्थित है बेटा? ये सुरतगही अफगानिस्तान में स्थित। ओके। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया। अर्थात जो मोहनजोदड़ो का बड़ा सा स्नानागार मिला था, मतलब बाथरूम, तो उसमें जो उसकी मतलब आसपास की जो दीवारें थी कि पानी रिसे ना, पानी छन के जाए ना, उसकी में जो परत चढ़ाई गई थी। जैसे हम प्लास्टर कर देते तो पानी रिसता नहीं है, तो किसकी परत चढ़ाई? तो प्राकृतिक चारकोल था। क्या बेटा? प्राकृतिक चारकोल। तो मान लो जो ये मान लो इस तरह टंकी बनी है और इसकी दीवारों में जो पेंट किया गया था वो प्राकृतिक चारकोल का किया गया था। ओके। अगला, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो उसे हिंदोस कहते थे ईरानी लोग। क्या कहते थे? हिंदोस कहते थे। अगला क्वेश्चन, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित? दैमाबाद शहर कहाँ? महाराष्ट्र में। ओके। अगला देखते हैं, कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता संबंध? धौलावीरा। और बेटा धौलावीरा है कहाँ पर? तो आप बताएंगे ये है गुजरात में। ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे गुजरात में है। ओके। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में किस धातु में? तो बेटा तांबा ये यहीं से मंगाते थे। खेतड़ी राजस्थानी खान थी। कौन? खेतड़ी से। खेतड़ी पड़ती है राजस्थान में। ओके, वहीं से। अगला, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में टेराकोटा हल मॉडल मतलब हल के साथ, मतलब जो हल है जो जोतने वाला हल होता है, ऐसे जो हल बनाया होता है, जैसे हम लोग ऐसे जो हल होता है एक आप देखा होगा जिसमें ऐसा कुछ हल था जो, तो इस तरह का हल कहाँ मिलता? बनावली हरियाणा। सी जगह कहाँ पड़ती है बेटा? हरियाणा में पड़ती है। हरियाणा में बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ओके। आगे देखते हैं। वो आपसे पूछेगा कि 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू की RS बिष्ट ने। और धौलावीरा है कहाँ बेटा? ये है गुजरात में। कहाँ पे है? धौलावीरा है बेटा गुजरात में। तो ये भी याद रखिए, ये गुजरात में से है। और इसको खोज RS बिष्ट ने की थी। ओके।
ये देखो आगे, धौलावीरा और लोथल प्राचीन इस हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान में कहाँ पे, तो आप बताएं गुजरात में। क्वेश्चन पूछे गए सब। ये देखो इधर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, सब एसएससी क्वेश्चन पूछती है इस तरह के। एसएससी इधर दिख रहा होगा आपके, एसएससी में पूछे गए सब क्वेश्चन है, प्रीवियस पूरा मैं करवा रहा हूँ। हड़प्पा स्थल में हल के रेखाओं के निशान कहाँ से खोजे, मतलब कि हल रेखाओं मतलब कि जहाँ पर जैसे खेत हो गया और यहाँ पर जुताई की गई होगी ऐसे ऐसे कर, तो इसमें जो रेखाएं बनी हैं तो ये कहाँ से मिली, तो आप बने कालीबंगा। और कालीबंगा बेटा कहाँ पड़ता है, तो आप बताएं कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है बेटा, राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। और इस काली चूड़ियाँ मिलती हैं इसे। अगला, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जहाँ भारत किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। और यहाँ से क्या मिले थे, चावल धान की भूसी मिली थी। क्या मिली थी बेटा, अरे ये क्या हो गया, तो यहाँ से क्या मिला था हमें, तो यहाँ से हमें मिले थे रंगपुर से क्या मिला था हमें, ये गुजरात में है। और यहाँ से धान की भूसी मिली, धान की भूसी क्या मिली थी हमें, यहाँ से हमें मिली थी धान की भूसी मिली थी बेटा। क्या, धान की भूसी मिली थी हमें मिली थी धान की भूसी, धान की भूसी मिली थी। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। क्या होता था कि बेटा जैसे ये घर है, ये मान लीजिए आपका घर है और यहाँ पर बीच में आंगन होता था और आसपास इसके कमरे हुआ करते थे। ऐसे ऐसे मॉडल था कमरों का, तो ऐसे आपका होता कि बीच में क्या हो जाता था बेटा, आंगन हो जाता था। ओके, अगला, हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई जाती हैं, तो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आप जल्दी से बताइए। कहाँ पर अग्नि वेदिका, कहाँ है, मतलब हवन कुंड कहाँ पाए जाते हैं, तो लोथल में तो पाए जाते हैं, लोथल और सुरकोटदा में। कहाँ पाए जाते हैं, सुरकोटदा, समझ ना, मतलब सुरकोटदा में अग्नि वेदिकाएं पाई जाती, लोथल और सुरकोटदा में दोनों जगह पाई जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक विद्वानों ने, ये क्या हो गया, अनेक विद्वानों ने ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूट्रेफेटस घाटी जो मेसोपोटामिया ईरान इराक को लोग सिंधु घाटी सभ्यता का मेलुहा क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। तो मतलब जो ये ईरान इराक में एक टिग्रिस नदी के किनारे, टिग्रिस और यूट्रोपस नदी के किनारे एक सभ्यता जिसका नाम मेसोपोटामिया सभ्यता थी, और वो सिंधु के जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे, उन्हें मेलुहा कहते थे। उन्हें क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से, तो 3 भागों में। कितने बेटा, यहाँ पर होना चाहिए था 3 भागों में। अब हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा गुजरात का शहर है, 3 भागों में विभाजित था और प्रत्येक भाग पर विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। ओके, तो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा शहर था जो 3 भागों में विभाजित, आप बताएंगे धौलावीरा, गुजरात का धौलावीरा। और इसे यूनेस्को के विश्व संस्कृति में जोड़ दिया गया है। हड़प्पा स्थल जो हरियाणा में स्थित है, तो आप बताएंगे राखीगढ़ी। इसे हल जोतने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की अर्थात डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई कांसा का, और ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से बेटा मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, हमें मोहनजोदड़ो से ये नर्तिका करती हुई मिली है, और ये कांसा की है। ओके, अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे, तो ये है प्रवरा नदी के किनारे बेटा। किसके, प्रवरा नदी के किनारे। ये कहाँ पर पुरातात्विक, कहाँ दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और ये किस किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे। हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र के में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित रोपड़ कहाँ पर बेटा, तो सिंधु घाटी सभ्यता
जो स्थल रोपड़ पंजाब में पड़ता है। कहाँ बेटा? पंजाब में। ये पंजाब में शहर पड़ता है। ओके, यहीं पर आईआईटी रोपड़ भी है। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा सभ्यता कौन सा? कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, मैं बता चुका हूँ। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। और कालीबंगा किसके किसके लिए विख्यात है? तो आप बताएंगे घोड़ों के अस्थिपंजर के लिए, काली चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है ये, समझे ना बात। और यहाँ पर और किस लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा, और प्रसिद्ध है अग्निवेदिका के लिए। ओके, अगला, और जुताई वाले साक्ष्य की। तो हड़प्पा कालीन स्थल जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर बेटा? राजस्थान में है। ओके, आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी में पुराने फारसी शब्द का उपयोग हिंदू, किसका उपयोग है? हिंदू शब्द का उपयोग हुआ। तो आप ये भी याद करिए। देखिए, अगला हमारा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। अगला हमारा चैप्टर है वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी देखते हैं, इसको भी हम। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। में से इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है बेटा। और आप जानते होंगे दुष्यंत के जो पुत्र थे, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम में है। प्रेम कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम में है। और उसी जो भरत थे और इनके जो राजा थे, भारत के राजा, जो 10 राज का युद्ध हुआ था परशुरे नदी या रावी नदी के किनारे, तो इनके राजा विशिष्ट थे और 10 राजाओं के बीच मतलब गुरु विश्वामित्र थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अब अगला क्वेश्चन, लौह युग अर्थात लौह युग को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों को मुख्य रूप से कांसा की जगह अब किसके बनने लगे थे? लोहे के बनने लगे थे। कांसे की जगह अब लोहे के बनने लगे थे, इसीलिए इसे लौह युग कहा जाता है। अभी मैं 10 राज का युद्ध बताया था आपको। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और 10 राजाओं में मैंने बताया था आपको कि जो भरत थे उसकी उनके जो कुल के नेता थे उनका नाम था विष्णुगुरु का, और 10 राजाओं जो उनके विश्वामित्र थे, और उन्हीं के बीच युद्ध हुआ था। अब अगला, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, मंत्र, टोने और वशीकरण का उल्लेख किससे मिलता है? औषधियों का। तो अथर्ववेद मिलता है, समझने बात। तो किसका मिलता है? और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? जन थी। जन सबसे छोटी इकाई और मुख्य से माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार कौन करते? वैश्य करते थे। इसमें 4 का उल्लेख किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, नदी का प्राचीनतम विपाशा किसका नाम था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा था, ब्यास का। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों का द्वारा अपवाहित क्षेत्र था। 7 नदियों में से एक झेलम थी, जिसका नाम वितिस्ता था। क्या नाम था? वितिस्ता। तो आप याद रखिए, इसका नाम वितिस्ता था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय संगीत से संबंधित शास्त्रीय सामवेद। तो संगीत सामवेद से संबंधित था, याद रखिए। सबसे पुराना वेद आप पूछे तो ऋग्वेद आप बताएंगे। पुरुष सूक्त का एक मंत्र किसमें संग्रह है? तो आप बताएंगे ऋग्वेद में। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए पद का प्रदान किया गया था, गृहस्थ का, और गृहस्थ जीवन 25 साल का होता था आपका। ओके, वेद ऋषि कपिल का संबंध किससे दर्शन से? सांख्य से। सांख्य से था इनका संबंध। संप्रदाय सांख्य संप्रदाय कौन थे? कपिल मुनि थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये सब एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी, SSSC में पूछे गए हैं।
ऋग्वेद पुस्तकों मंडलों में कितने विभक्त था? 10 मंडल। ऋग्वेद कितने? 10 मंडल में। किसमें था? तो आप बताएंगे 10 मंडल में था। ओके। उपवेद ऋग्वेद से कौन संबंध? आयुर्वेद। आयुर्वेद। ओके। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां हैं ब्यास और शतजुल नदियां। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली नदियां थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन। अथर्ववेद के खंड कितने? तो आप बताएंगे 20 खंडों का संग्रह, जबकि ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। रावी नदी ऋग्वेदी में क्या रहा? परुष्णी नाम था इसका। रावी नदी का क्या नाम था? परुष्णी नाम था। ओके। अगला देखते हैं। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता क्या था? कल्प। और वेदांगों की संख्या बेटा कितनी है? वेदांगों की संख्या 6। कौन कौन? कल्प, छंद, छंद, निरुक्त, निरुक्ति, निरुक्ति, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योति, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण। कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, ये हैं। ओके। भारत एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति अर्थात गायों की रक्षा वाला कहा जाता, जैसे मवेशियों को स्वामी कहा जाता था, क्योंकि उस समय गाय को ही सबसे महत्वपूर्ण धन माना जाता था, इसलिए गायों को रक्षा करना पड़ता। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई है। वैदिक सभ्यता तो सरस्वती नदी किनारे मान, सरस्वती नदी मानी जाती है। ओके। अगला देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा है महाजनपद। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर समेटने की कोशिश करूँगा कि एक बड़ा वीडियो बन जाए और आपकी क्लासें भी हो जाएं। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद जिसकी स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी। कि नदियों के किनारे के साथ? तो गंगा और सोन, पता याद रखिएगा। वज्ज महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। ये राजगृह। राजगृह महाजनपद की प्रथम राजधानी क्या थी? मगध थी। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य, जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों को उपयोग होता था, तो मगध था। ओके। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी ईसा पूर्व में महान शक्तियों महाजनपद अस्तित्व में कितने? 16 थे। तो भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख। ओके। ये देखो नीचे लिखा भी है, तो हम पढ़ते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अगुंतर निकाय में। और भगवती सूत्र किसकी है? जैन धर्म की, उसमें मिलता है। प्राचीन शहर चंपा शहर की महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग। ओके। अगला क्वेश्चन, मगध का उत्कर्ष के बारे में बात करते हैं। मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो मौर्य जो वंश था जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाला था, नंद राजवंश। किसका? नंद राजवंश। जिसका महापद्म नंद, महानंद थे शासक। उसी के बाद मौर्य वंश का जो शासक था जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, उसी ने नींव डाली थी मगध में मौर्य वंश। ओके। बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था? अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत उसी को भेजा था। अगला क्वेश्चन, मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में हिस्सा बनाया? बिंबिसार ने। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ओके। बिंबिसार वंश के राजा कौन थे? हर्यक थे। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के थे, क्योंकि बिंबिसार ने ही इसकी नींव डाली थी। ओके। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। किसके? बिंबिसार के दरबार में की गई थी। ओके। हर्यक वंश में मगध के पहले शासक कौन थे? तो बिंबिसार था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और इसी की जगह चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली थी। ओके। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु का पुत्र किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन होगा, और उदयन ही पाटलिपुत्र को बसाएगा। ओके। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कहाँ की गई थी? तो मैंने बताया पाटलिपुत्र। कौन स्थानांतरित करता? उदयन करता है। तो आप याद रखिएगा। अगला चैप्टर हमारा है जैन और बौद्ध धर्म।
जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो आप बताएंगे वर्धमान महावीर स्वामी। भगवान महावीर को मोक्ष का स्थान प्राप्त हुआ था पावापुरी में। ज्ञातक या क्षत्रिय कुल के, क्षत्रिय वंश के प्रमुख कौन थे? वर्धमान महावीर थे। धर्म में 24वें तीर्थकार हुए तो जैन धर्म। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कम ही मैंने लिया चैप्टर। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्व कौन मनाता है? जैन समुदाय। तो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पलायन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्वयुण वर्ष कौन मनाता है? तो जैन समुदाय मनाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में कहाँ माना जाता है? तो बिहार के पावापुरी में। ओके, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और मल्लिनाथ को स्त्री माना जाता है। मल्लिनाथ जो तीर्थकर थे, मल्लिनाथ को स्त्री भी माना जाता है। ओके, संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार जैन धर्म है और संथारा पद्धति से ही व्यक्ति जान त्यागते थे। ओके, प्रथम और चौथे जैन तीर्थकर के जन्म स्थान के रूप में मनाया जाता है पवित्र शहर अयोध्या में अपने, क्योंकि इनका माना जाता है इनका जन्म कहाँ? ही अयोध्या में हुआ था। प्रथम और ऋषभदेव और चौथे जो वो थे। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या? विजेता होता था। महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में पश्चिम वल्लभी गुजरात में, और इन्हें दूसरी बौद्ध जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया था? तो वल्लभी गुजरात में ही किया था। ओके, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। और ये कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। ओके, बौद्ध काल में सबसे पुराना स्तूप कौन? सांची का स्तूप है। और ये कहाँ? एमपी में है। एमपी में है, रायसेन जिला में। ओके, बुद्ध ने एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान था। वो बोध गया था। वो जगह का नाम क्या था? बोध गया था। ओके, अगला। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस में अंकित थे? किस ग्रंथ में? तो विनय पिटक में। कि संघ जो मतलब संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं जो के लिए बनाए गए नियम किस में सम्मिलित थे? तो आप बताएंगे विनय पिटक में। प्रथम बौद्ध परिषद द्वारा संरक्षण प्रदान किया या आयोजन किए अजातशत्रु के शासनकाल। ओके, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ये पूछा जा सकता है। वैशाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद बौद्ध परिषद आयोजित पहले, और किसने करवाया था? तो आप बताएंगे अजातशत्रु ने। तीसरी बौद्ध संगति आयोजन कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और किसने कराया था? बताइए आप, किसने कराया था? अजातशत्रु, कालाशोक या अशोक ने या कनिष्क ने? किसने करवाई थी? तो अशोक ने करवाई थी। ओके, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में? पाली भाषा में, क्योंकि पाली भाषा में ही भाषण दिया करते थे। कौन? अपने गौतम बुद्ध। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान के शासन के दौरान बढ़ती थी। तो कनिष्क के, और इन्होंने चतुर्थ वाली का आयोजन करवाया था कश्मीर में। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। और इसके बाद यहीं पर इसका विभाजन हो गया और बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान की शाखा होंगी। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की घटना है, मृत्यु। वो दिन जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद माना जाता है कि उनके शरीर पे कफन ढका गया था तो फूल बन गए थे। कोई कहता है कि जो उनको जलाया गया तो फिर वो राख में, उसी राखों को कई जगह दफनाया गया, उसी हिसाब से बताया जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में थे? किसमें पाए जाते हैं? सुत्त पिटक में। कितने थे इनकी टोकरी? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अध्यम पिटक। तो विनय पिटक में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं का अंकन था, और उपदेश जो गौतम बुद्ध का किसमें अंकित हुआ? सुत्त पिटक में। ओके, कनिष्क के शासनकाल के दौरान कुछ चौथ बौद्ध संगति कहाँ? कश्मीर में आयोजित की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत में बौद्ध स्थल गौतम बुद्ध, भारत में बौद्ध स्थल गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार सारनाथ में किया था। 5 लोगों को सुनाया था। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र
कि गुप्पा राज्य संघ क्षेत्र कहाँ स्थित? हिमाचल प्रदेश में। तो गुप्पा कहाँ? गुम्पा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ओके, अब बात करें हम शैव धर्म की। किसकी? शैव धर्म की हम बात करेंगे। किसकी? शैव धर्म की हम बात करेंगे। तो शैव और वैष्णव धर्म एक ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्र, मतलब शिव को, भगवान को, जो शंकर जी उनको नाचते हुए रूप मुद्रा में दिखाया गया है, जो तांडव करते हैं, तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य दर्शन प्रदर्शन करते हैं। ये नटराज की मूर्ति, जो नटराज की मूर्ति है, तो जो नटराज की मूर्ति उसमें देखा डांस दिखाया गया इनका और तांडव करते हुए। त्रिमूर्तियाँ सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल देवता की पूजा बहुत कम हो रही है। आज ब्रह्मा विष्णु महेश की एक साथ वाली त्रिमूर्ति, उसकी कम पूजा होती है। तो कहते ब्रह्मा की रूप कहाँ पूजा करते हैं, जबकि शंकर जी या विष्णु जी की बहुत पूजा होती है। और सबसे ज़्यादा शंकर जी की पूजा होती है, समझे ना। तो इसलिए प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ था, तो शिव वाला आंदोलन। नयनार किसके उपासक के? शिव के उपासक थे। तो आप याद रखिए कि नयनार किसके उपासक? शिव के। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिश थे। क्या थे? लकुलिश थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला है मौर्य साम्राज्य। तो हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, जितना मैं हो सकेगा घसीटने की कोशिश करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? तो उसका लड़का कौन था? बिंदुसार बैठा। कौन बैठा? बिंदुसार। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करने के लिए जिम्मेदार था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या करता है और पुष्यमित्र शुंग नाम से एक वंश की स्थापना करता है। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई? 30 सदस्यों को। भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था किसने? तो मेगास्थनीज ने किया था। ओके, अशोक के अभिलेखों के अनुसार मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वही दिल्ली वाला क्षेत्र है, ये इंद्रप्रस्थ। ओके, ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक सैन्य संगठन का सूक्ष्म विश्लेषण किसमें? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था बेटा? चाणक्य ने लिखा था। और ये अर्थशास्त्र नहीं, राजनीति से संबंधित बुक थी, आप याद रखिएगा। अब कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य कौन था? तो मंत्री और अधिकारी थे। अमात्य कौन था? मंत्री और अधिकारी थे। अगला, मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय किया था, तो अशोक ने। इसकी जानकारी इसके 13वें शिलालेख से मिलती है। 13वें शिलालेख से सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक से कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय? 8 वर्ष बाद इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था, वो अशोक था। और इसने कौन सा धर्म अपना लिया? जैन धर्म अपना लिया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, और जो सिकंदर का सेनापति था। और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, और इसी के दरबार में मेगास्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को काफ़ी हाथी दान देता है। ओके, अगला क्वेश्चन 322 ईसा, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में भारत में सिकंदर आक्रमण, तो उसके 4 साल बाद 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंश शासक घनानंद को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। समाहर्ता नामक अधिकारी क्या कर निर्धारण, टैक्स का निर्धारण करता था। किसका? टैक्स का निर्धारण करता था। किसका? टैक्स। ओके, अगला, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा जेम प्रिंसेस ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को, लिपि की सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी या माता में ब्राह्मी लिपि को मानी जाती है। तो लिपि जो भारत में जितनी भी लिपियां हैं उनमें जनक किसे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। और इसकी हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ओके, मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये बात, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और कलिंग युद्ध के बाद, और इसी के बाद इसने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ओके, मौर्य राजवंश से संबंधित बिंबिसार, ये किससे संबंधित? हर्यक वंश से था। हर्यक वंश की स्थापना की थी मगध में। ओके, प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी।
अगला क्वेश्चन, अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किसने करवाया था? अशोक ने। शिलालेख यही जारी किया था पत्थर की। और इससे भाषाएं कौन थी? अरमाइक थी, खरोष्टी थी, ब्राह्मी थी। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? उसमें शुंग ने की थी। अशोक ने कंधार अभिलेखों की खोज की 1958 में हुई थी। अशोक के अब जब वहाँ जब ये अभिलेख अशोक के मिलते हैं कंधार में, तो इससे पता चलता है कि अशोक का यहाँ तक कब्जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ सांची मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौशाली स्थापना की। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त युद्ध के विरुद्ध लड़ा था और हार गया था सेल्यूकस निकेटर, और इसीलिए अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। गुजरात के गिरनार पर्वत के पीछे जिस झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसका नाम सुदर्शन झील था। तो ये पूछ सकता आपसे। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक, अखंड भारत का निर्माता माना, जिन्होंने वर्तमान में कलिंग के तटीय, कहाँ पर? कलिंग उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है। ओके, अब पूछेगा आपकी देवनाम प्रिय प्रियदर्शनी के नाम से कौन जाना था? अशोक जाना जाता था। ओके, अगला, पुष्यमित्र शुंग जो मौर्योत्तर साम्राज्य आ गया जब, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जब बहुत बड़ा था वो धीरे धीरे पतन हो जाता है उसका, और छोटे छोटे उसमें बढ़ जाता है पूरा भारत। तो पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था ने राजा की हत्या करी, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। कुषाण शासक के इतिहास में, ये कुषाण जो वंश था, कुछ कैटफेकस के नाम बताऊं तो ये चीन के थे लोग। इतिहास के बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया तो कनिष्क था। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत में कहाँ पर शासन करता था? निंगथौजा राजवंश तो मणिपुर में करता था। उड़ीसा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण खारवेल का है। खारवेल का हाथी गुफा लेख किसका? खारवेल का। ओके, आगे देखते हैं। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व में। ओके, एक ब्राह्मण कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था, सातवाहन। आगे देखते हैं। राज्य में गोट्टी प्रोलू नामक एक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापारिक केंद्र है। ये आंध्र प्रदेश से। तो आज हमारा इतना ही था। आगे हमारी सीरीज चलेगी जिसमें विदेशी आक्रमण हम देखेंगे, और जहाँ तक मैं कल प्राचीन भारत ख़त्म भी कर दूंगा। तो आप हमारी क्लास में